हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रेट भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर में दोस्तों आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। हूबहू आपको ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है और अपना जो दोस्तों तैयारी का जो आकलन है वो जांचने के लिए इस पेपर का टेस्ट है वो आपको अवश्य देना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों देखो, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई है। कौन कौन सी? एक है ईगो, एक है सुपर ईगो और एक है आईडी, यानी कि अहम, परम अहम और इदम। ये 3 दशाएं बताई है मन की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इदम। ठीक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न। देखो, कक्षा शिक्षण तब तक अच्छा होता है, यानी कि कक्षा शिक्षण है वो तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न। बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था की शारीरिक विकास की विशेषताओं व उनके प्रभाव के कारकों का मन शिक्षक को होना चाहिए, क्योंकि दोबारा देखो, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था की शारीरिक विकास की विशेषताओं व उनके प्रभाव के कारकों का ज्ञान शिक्षकों को होना चाहिए, क्योंकि अधिगम आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे अधिगम आसान हो जाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके विचार से छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए। आपके विचार से छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए। तो दोस्तों, जब भी छात्र कठिनाई का अनुभव करे तब दोस्तों प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, विद्यालय में छात्रों को परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए, विद्यालय में छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए छात्रों को सहयोग भावना से जुड़ी कहानियां सुनानी चाहिए, यानी कि छात्रों को सहयोग भावना से जुड़ी कहानियां सुनानी चाहिए। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है। इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो वो है दोस्तों समूह में रहने की अवस्था। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की उम्र कहा जाता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में बालक है वो समूह बनाकर रहना पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस मूल्य का विकास करना शिक्षक की प्राथमिकता नहीं है? यानी कि किस मूल्य का विकास करना शिक्षक की प्राथमिकता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आलस्य की। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, ज्ञानेंद्रिय शिक्षण की विधि है। ज्ञानेंद्रिय शिक्षण की विधि है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें मोंटेसरी पद्धति। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न। साक्षात्कार विधि में बरती जाने वाली सावधानियां कौन सी है? साक्षात्कार विधि में बरती जाने वाली सावधानियां है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों, देखो, साक्षात्कार का आयोजन मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण, साक्षात्कार का आयोजन मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूर्व निर्धारित असार्वजनिक स्थान पर होना चाहिए। दूसरा है, साक्षात्कार की परिस्थिति प्रेरणादायक तथा निर्धारित अवधि तक ही होनी चाहिए। सी है, प्रश्नों की भाषा सरल, सुबोध एवं सुगम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये इसमें तीनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी सत्य है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, साक्षात्कार विधि की विशेषता है।
तो दोस्तों साक्षात्कार विधि की विशेषता है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों देखो उपकल्पनाएं बनाने के दृष्टिकोण से यह अधिक उपयोगी है। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो हम जो कुछ भी है इसका 9/10 भाग जन्मजात यानी कि वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग अर्जित होता है। यह कथन है ये किसका है, ये कथन है ये दोस्तों पार्कर का है। किसका, पार्कर का। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि का कौन सा चरण गलत है। प्रयोगात्मक विधि का कौन सा चरण है वो गलत है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ गलत चरण है वो कौन सा है। तो देखो समस्या का निर्धारण और उपकल्पना तैयार करना, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक कठिन व समस्या काल है। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक कठिन व समस्या काल है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है किशोरावस्था। सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है, अनुसंधान के लिए केस एक मानव प्राणी हो सकता है, वह उसके जीवन की एक घटना अथवा एक समस्त राष्ट्र, साम्राज्य या ऐतिहासिक युग हो सकता है। ये कथन है ये किसका है, ये कथन है दोस्तों सबको पता होना चाहिए, यह है गिडिंग्स का कथन है। किसका, गिडिंग्स का। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापनी का निर्माण किया गया। तो बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बिने साइमन मापनी का निर्माण है वो कब किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1905 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 16 नंबर का प्रश्न है, साक्षात्कार अध्ययन विधि का कौन सा प्रकार गलत है। साक्षात्कार अध्ययन विधि का कौन सा प्रकार है वो गलत है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं संरचित साक्षात्कार विधि, असंरचित साक्षात्कार विधि, प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई भी गलत है नहीं है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निरीक्षण विधि का कौन सा प्रकार गलत है। तो निरीक्षण विधि का कौन सा प्रकार गलत है, तो वो है दोस्तों अप्रत्यक्ष विधि, ये निरीक्षण विधि का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, एक बालक की वास्तविक आयु 15 वर्ष है तथा मानसिक आयु, एक बालक की वास्तविक आयु 15 वर्ष है तथा मानसिक आयु 21 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों उसकी बुद्धि लब्धि है वो 140 होगी। कितनी होगी, 140। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे चलते हैं, इसमें देखो व्यक्तिक अध्ययन द्वारा शोधकर्ता एक सामाजिक तथ्य के अंतर्गत विविध कारकों को समझाने का प्रयत्न करता है जिससे वे एक संगठित समग्र बनते हैं। यह उक्ति है, तो यह उक्ति यानी कि ये कथन है ये किसका है, तो दोस्तों ये कथन है गिडिंग्स का। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक है वो दोस्तों वुडवर्थ को माना जाता है। किसको, वुडवर्थ को। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना अध्यापक के लिए है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना अध्यापक के लिए है, तो वो क्या है, तो वो है दोस्तों छोटे स्तर का कार्य। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, तो किसके लिए जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान, तो वो है दोस्तों छात्र के लिए जरूरी है। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लैटिन शब्द साइको का क्या अर्थ है। लैटिन शब्द है साइको। ठीक है, साइको का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों आत्मा। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है।
व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों जन्मजात रुचि। ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की वृद्धि। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की वृद्धि दोस्तों प्रखर होती है। कैसी होती है? प्रखर। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 29 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है, तो वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों इसमें मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। तो ये तीनों ही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये अपने जो 30 क्वेश्चन है ये बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के अपने 30 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन भाषा फर्स्ट हिंदी के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 से 4 प्रश्न तक अपने को उत्तर देना है इस गद्यांश को पढ़कर। गद्यांश है तो इसमें देखो अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता, उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करे। जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना न हो, पिता मद्यपान और माता स्वेरिणी हो, माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटे वैसे ही अश्लीलता और अभद्रता में पले हों, सौंदर्य को जल्दी ही समझ नहीं पाते। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही है, ठीक है। ये था गद्यांश, ठीक है। अब अपने को दोस्तों 4 प्रश्नों का उत्तर देना है इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में। तो दोस्तों इसमें देखो बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? बच्चों को संस्कारवान बनाने का जो प्रथम दायित्व है वो किसका है? तो वो है दोस्तों माता पिता का। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? तो उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अध्यापक को माना गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो 3 नंबर प्रश्न है स्वेरिणी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों स्वेरिणी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है व्यभिचारिणी। क्या है? व्यभिचारिणी। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है मानस विष देने का अभिप्राय क्या है? मानस विष देने का जो अभिप्राय है वो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अपराधी बना देता है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्न में से अयोगवाही वर्ण नहीं है। तो अयोगवाही वर्ण है वो दोस्तों कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ है। अ ये दोस्तों अयोगवाह वर्ण नहीं है, क्योंकि दोस्तों अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है, ये न तो स्वर वर्ण होते हैं और न ही व्यंजन। ये दोस्तों अयोगवाही वर्ण कहलाते हैं। कौन से? एक तो दोस्तों अनुस्वार यानी कि जिस पे बिंदी लगी हो, ये लगा हो, और ये विसर्ग, ये 3 जिसमें लगे हो ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम यानी कि न के बराबर खुलता हो वे कहलाते हैं। तो वे कौन से कहलाते हैं? वे कहलाते हैं दोस्तों संवृत, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर। यानी कि संवृत का मतलब क्या होता है? मुख का बहुत कम खुलना, जैसे ई ऊ, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन है वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है दिख रहा है ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन नहीं है। ठीक है, देखो कैसे लेके और मैं तक, कैसे लेके और मैं तक, टोटल दोस्तों ये 25 व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में बहुत शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? तो यहाँ पे देखो बहुत, वहाँ बहुत लड़के बैठे हैं, उसने बहुत बड़ा कार्य किया है, वह बहुतों को जानता है, लड़के बहुत दौड़े हैं। ठीक है, लड़के बहुत दौड़े। तो इसमें बहुत जो शब्द का प्रयोग चारों के अंदर हुआ है, इसमें दोस्तों क्रिया विशेषण के रूप में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत का प्रयोग है, वो कौन से में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लड़के बहुत दौड़े। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में। देखो, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, इस वाक्य में विधेय है। तो सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, इस वाक्य में विधेय है, वो कौन सा है? तो वो है पूर्व दिशा में उदय होता है, ये दोस्तों विधेय है। ठीक है, सूरज को छोड़ के पूरा का पूरा इसमें विधेय है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में स्वर संधि नहीं है? तो कौन से विकल्प में स्वर संधि नहीं है? तो यहाँ पे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अंदर दोस्तों स्वर संधि नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे युधि प्लस स्थिर, तो इसमें दोस्तों व्यंजन संधि है, बाकी सभी के अंदर जो स्वर संधि है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोड़, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंची होई। उक्त दोहे के रचनाकार कौन है? तो उक्त दोहे के रचनाकार हैं वो दोस्तों कौन है? तो वो है इसमें बिहारी। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 12 नंबर का प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी हैं। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, यानी कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। तो किसके आधार पर होता है द ध्वनि का उच्चारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो दंते। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है? तो सही उत्तर हो जाएगा वो है कृषिका। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है, धनंजय में समास है। तो दोस्तों धनंजय में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है दोस्तों धनंजय में। ठीक है, देखो इसमें बहुवीर्य समास भी है दोस्तों। ठीक है, तो देखो धनंजय शब्द में बहुवीर्य और तत्पुरुष समास दोनों समास के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बहुवीर्य है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे तत्पुरुष ही इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, रोगग्रस्त शब्द में समास है। तो दोस्तों यानी कि रोग से ग्रस्त या रोग के द्वारा ग्रस्त होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करण तत्पुरुष। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, रोग मुक्त में समास है, यानी कि रोग से मुक्त, यानी कि यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष का प्रयोग होगा। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? तो शाश्वत शब्द का विलोम है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? तो वो है क्षणिक। क्षणिक शाश्वत शब्द का विलोम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय, जैसे इसी के साथ में जैसे चंद्रोदय है, तो चंद्रोदय का उदय क्या होगा? चंद्रोदय का क्या होगा? तो चंद्र प्लस उदय। ठीक है, तो इसमें दोस्तों गुण संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सूर्य प्लस उदय। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, देखो
20 नंबर प्रश्न, कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा विकल्प है वो किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो प्रकाश। प्रकाश है ये दोस्तों किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किरण का क्या हो जाएगा? अंशु, रश्मि, म्यूख। ठीक है, ये तीनों जो पर्यायवाची हैं वो किरण के हैं। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो कौन से शब्द के अंदर दोस्तों सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अब्र, घन, बलाहक और प्योधर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखो निम्न में से अनल का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे मधवा। मधवा है वो दोस्तों अनल का पर्यायवाची नहीं है। अनल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हुतासन, वेसानर, ठीक है, अग्री के ये शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये अनल के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन मधवा है ये नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट देखो निम्नांकित में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों शुश्रूषा। ठीक है, ये इसमें अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ने प्लस अक। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अयादी संधि का प्रयोग हुआ है। 25 नंबर प्रश्न है, नल और नलनीर की गति एक सी है। नल और नलनीर की गति एक सी है क्योंकि दोनों के ऊपर उठकर झुकते हैं। दोनों ही ऊपर उठकर झुकते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है इसमें देखो पलवग शब्द का अर्थ है। तो पलवग शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो वो है मेंढक। क्या है? मेंढक। आगे चलते हैं 27 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए सही शब्द का चयन करना है। तो इसमें देखो मुंशी प्रेमचंद एक सफल थे। मुंशी प्रेमचंद एक सफल थे। तो क्या सफल थे? तो दोस्तों उपन्यासकार। बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यरलव में होता है? किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यरलव में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वृद्धि संधि के अंदर जो यरलव का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो सॉरी वृद्धि संधि नहीं, यण संधि होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, यण संधि। देखो यण संधि में स्वरों का परिवर्तन है वो यरलव में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यण संधि। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, देखो हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान बताइए। हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है कौसानी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से आवर्त शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आवर्त शब्द का जो सही अर्थ है वो क्या है? तो वो है दोस्तों बेवर। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन जो 30 क्वेश्चन है वो मैथ के देखेंगे। ठीक है, जो कंपलसरी है। अब देखो एक नंबर प्रश्न आता है, इसमें देखो अपने 60 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, किस किस के? तो 30 क्वेश्चन अपन ने बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के देखे, फिर अपन ने 30 क्वेश्चन है वो हिंदी के देखे, अब अपन 30 क्वेश्चन है वो गणित के देखेंगे। इसमें देखो पहला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यानी कि अपने पास 100 रुपये की वस्तु है, उसके ऊपर वो दोस्तों 125 रुपये लिख देता है। वह अंकित मूल्य पर 4% का कमीशन दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि 125 का दोस्तों अपने को 4% निकालना है। तो ये कट गया दोस्तों 25 से 4 बार, ये कट गया 5 बार, 4 से 4 कट गया तो कितना? 5 बचा। ठीक है, 125 में से अपन 5 घटा देंगे तो कितना बच गया? 120। ठीक है, तो 20% का यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा उसका। सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर प्रश्न है, तेल के कर में 20% की वृद्धि
कर दी गई है। ठीक है, तेल के कर में 20% की वृद्धि कर गई है। वृद्धि के कारण खपत में 20% की कमी हो गई। इस प्रकार खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो दोस्तों सीधा सा है, आपको कुछ भी नहीं करना। 20 इंटू 20/100, 20 इंटू 20/100, ठीक है, काट लो आपस में, तो कितना हो गया? 4। ये 4% की हानि होगी। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे देखो तेल के कर में 20% की वृद्धि दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, अगर इसी के साथ में 20% की यहाँ पे कमी की जगह वृद्धि होती तो ये 4% प्रॉफिट में चला जाता। लेकिन अब ये दोस्तों एक तरफ वृद्धि और एक तरफ कमी हो, ठीक है, चाहे कोई सी भी तरफ हो, एक तरफ अगर कमी है तो दोस्तों हमेशा हानि होती है। अगर दोनों तरफ वृद्धि होगी तो ही दोस्तों लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4% की कमी, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, एक कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी तथा उसे अंकित मूल्य के 12% में अधिक बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो दोस्तों सीधा सा सिंपल है, इसका प्रतिशत लाभ ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो दोस्तों, इसका क्रम मूल्य अपन को निकालना है, यानी कि वस्तु है अपने पास 100 रुपये की, तो 4/5, ठीक है, काट लो दोस्तों, 20 बार गया, तो इसमें क्रम मूल्य कितना आ गया? 80 रुपये। विक्रम मूल्य कितना है? तो देखो यहाँ पे 112% अधिक में बेचा, यानी कि 100 रुपये अपनी वस्तु थी, तो 12% यानी कि 112। 112 में से दोस्तों 80 गए तो कितने बच गए? बच गए दोस्तों अपने पास 32। तो 32/80 इंटू 100, ठीक है, काट लो दोस्तों आपस में, तो इसका 40% इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 40% इसमें लाभ हुआ है। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर का प्रश्न है, राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा, यदि उसे वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5% हानि पर बेचा और यदि 5% लाभ पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता, यानी कि 10% बराबर कितना हो गया? तो 80 हो गया। ठीक है, 10% बराबर 80, तो 1% बराबर 8 रुपया, तो 100% बराबर 800 रुपये। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 5 नंबर प्रश्न है, सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। अंकुर ने 20% का लाभ देकर अनिल को बेचा। यदि अनिल उस स्कूटर को 4800 रुपये में देता है तो सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखो सचिन अगर 100 रुपये में स्कूटर खरीदता है, तो यहाँ पे मैं सचिन को लिख देता हूँ, सचिन को एस लिख देता हूँ, अंकुर को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ए, और अनिल को लिख देता हूँ यहाँ पे अनिल, AN लिख देता हूँ। ठीक है, तो यानी कि सचिन है यहाँ पे 100 रुपये में स्कूटर खरीदता है, उसको अंकुर को 20% हानि पर बेच देता है, यानी कि 80 रुपये में बेच देता है। अब अंकुर क्या करता है? अनिल को 20% लाभ पर बेच देता है, यानी कि 80 का 20% कितना होता है? तो 16 रुपये, तो यानी कि 96 रुपये में इसको बेच देता है। ठीक है, अब यहाँ पे 96 इकाई है वो दोस्तों 4800 रुपये, यानी कि 96 बराबर 4800 रुपये, तो एक इकाई यानी कि 4800 में अगर अपन 96 का भाग देंगे तो एक बराबर 1% बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों 50 रुपये, और 50 को अपन दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो सचिन का यहाँ पे कितना है? 100, तो यहाँ पे 100 इंटू 50 कितने होते हैं? 5000। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है, 2 घोड़े 300 रुपये में बेचे गए। एक घोड़े पर 25% की हानि हुई और दूसरे घोड़े पर 25% का लाभ हुआ, तो दोनों घोड़ों पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सीधा सा है, आप 25 का 25% निकाल लीजिए दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था 25 इंटू 25/100। ठीक है, ये कट गया दोस्तों इसमें 4 बार। ठीक है, अब 25 में 4 का भाग देंगे आप
तो दोस्तों 6 सही 1/4% आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि एक तरफ हानि हो और दूसरी तरफ लाभ हो, या एक तरफ लाभ हो और दूसरी तरफ हानि हो, तो हमेशा हानि ही होगी। तो यहाँ पे 6 सही 1/4% की हानि होगी। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है। 7 नंबर प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों को कुल 9,000 मत पड़े, इसमें यानी कि इनमें 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इनमें एक उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिला, यानी कि 85 में से अगर अपन 52 गए तो दोस्तों कितने बच गए? तो सीधा सा सिंपल है 3 और 3, 33% बच गए। यानी कि एक को वैध मतों का 52% मिला और एक को मिला 33%। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, इसको सोल्व करना है तो आप कैसे सोल्व करोगे? तो इसको सीधा सा सिंपल से अगर सोल्व करना है तो वो एक ट्रिक दूसरी है, वो बता देता हूँ। तो इसमें देखो, दूसरे उम्मीदवार को कितने कितने वैध मत मिले? तो दोस्तों यहाँ पे देखो टोटल कितने हैं? 9,000 मत हैं। ठीक है, 15% तो अपने खराब हो ही गए, तो इंटू 85/100, 100 में से यहाँ पे मैंने 15 घटा दिया है क्योंकि ये अवैध मत घोषित किए गए हैं। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखिए दोस्तों 52% मत मिला वैध मतों का, तो 100 है, 100 में से 52 गए तो अपने पास कितने बच गए? 48। तो 48/100 काट लो दोस्तों, इसको 0 से 0 कट गया, ये भी कट गया इधर से। अब दोस्तों काट लो तो ये 5 से 2 बार कट गया, ये दोस्तों कितनी 17 बार कट गया। ठीक है, और ये यहाँ से दोस्तों 24 बार कट गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो 9 × 17 × 24। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो है 3672। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 8 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी गई, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है? तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है? यानी कि एक व्यक्ति के वेतन को 50% कम कर दिया गया। ठीक है, यानी कि देखो जैसे अपने पास कितने हैं? 100 रुपये हैं, 100 रुपये को दोस्तों 100 रुपये में से अपना 50% है वो कम कर दिया गया। यानी कि कोई मुझे 100 रुपये दे रहा है तनख्वाह के रूप में, वेतन के रूप में, जिसमें से उसने 50% कम कर दिया, यानी कि मुझे अब कितना मिल रहा है? 50 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब इस घटे हुए वेतन में वो 70% की वृद्धि कर देता है, यानी कि दोस्तों 50 × 70/100, 0 से 0, 5 समय 35। ठीक है, 50 और 35 कितने होते हैं? तो दोस्तों टोटल होते हैं 85। ठीक है, कितने होते हैं? 85। पहले अपने को कितना मिल रहा था? 100%। ठीक है, 100% में से फिर घटाया, अपने को 50% दिया उसका, तो यहाँ पे 100 में से 85 गए तो अपने पास कितने बचे? तो यहाँ पे बचे दोस्तों 15, और ये 15% दोस्तों आपको हानि में दिख रहे होंगे, बढ़ रहे नहीं है। 115 में से नहीं घटा रहे अपन, 85 में से घटा रहे हैं। ठीक है, तो 15% की वो हानि हुई है यहाँ पे, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्चा करने के बाद 15% की बचत करता है। अतुल की मासिक आय कितनी है? तो यहाँ पे अतुल की जो मासिक आय है, तो यहाँ पे 85% बराबर कितना हो गया? 5100 रुपये। तो इसमें भाग दे दीजिए दोस्तों, तो अपना 1% आ जाएगा कितना? 60, और 60 × 100 करेंगे तो 6000 रुपये इसकी मासिक आय है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रथम वर्ष में इस जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, द्वितीय वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो वर्तमान में शहर की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं करना कि टोटल जनसंख्या कितनी है? 20,000 है दोस्तों, 20,000 आप लिख दो। अब यहाँ पे 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 110 बटे कितने हो जाएंगे? 100। फिर दूसरे वर्ष में दोस्तों कितने की हो रही है? तो 115/100 काट लो। ठीक है,
काट लिए तो दोस्तों अपने पास आ गए कितने 25,300। इसको काटेंगे तो अपने पास 25,300 आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो उसके बाद 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, यानी कि 25,300 में से 300 व्यक्ति कहीं और चले जाते हैं तो अपने पास कितने बच गए, तो 25,000। तो अपना बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,000। 11 नंबर का प्रश्न है, एक्स वाई और जेड का औसत योग पी है। यदि एक्स वाई और जेड में पी भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन चारों का औसत क्या होगा। तो उन चारों का औसत होगा दोस्तों इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटा 3। ठीक है, तो इसमें दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 3p। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है p हो जाएगा दोस्तों। इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न है, 300 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 है। ठीक है, यानी कि आपको 300 इंटू 150 करना है तथा अन्य 200 मजदूरों की जो दैनिक मजदूरी है वो 200 है। ठीक है, तो 200 इंटू 200 और करना है, 200 इंटू 200। तो सभी मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों टोटल मजदूर अपने पास कितने हो गए 500। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई अपन करें तो देखो 15 × 45, 45,000 तो ये हो गए। ठीक है, और 200 इंटू 200 ये कितने हो गए, तो 40,000 ये हो गए। तो अपने पास कितने हो गए, तो दोस्तों टोटल हो गए 40 और 45 85,000, और 85,000 तो अपने पास कितनी हो गई मजदूरी। ठीक है, कितनी 85,000, और टोटल मजदूर कितने हो गए, तो 200 और 300 कितने हो गए 500। 500 का इसमें क्या कर दो, भाग दे दो आप। ठीक है, 500 का इसमें क्या दे दो, भाग दे दो, काटो मत, भाग दे दो इसको। ठीक है, या आप काट सकते हो इसको, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया। 805 में 850 में 5 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 170, यानी कि 17 पंजे 85। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 13 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के अंकों की औसत गणना 50 है, मगर बाद में पता लगा कि एक विद्यार्थी की गलती से 70 अंकों के स्थान पर 40 अंक लिखे थे और एक अन्य विद्यार्थी को 50 अंक के स्थान पर 60 अंक लिखे थे, तो कक्षा का सही औसत क्या है। तो दोस्तों सही औसत अपने को इसमें बताना है। तो सही औसत कैसे बताएंगे, तो देखो औसत 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है 50, तो सर्वप्रथम अपन यहाँ पे 50 लिख देंगे, 50 प्लस, अब यहाँ पे देखो 70 के स्थान पर 40 लिख दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे 50 के स्थान पर 60 लिख दिए थे। तो यहाँ पे एक तो 70 और एक 50, ये अंक तो अलग लिखे गए थे, तो यानी कि 70 प्लस 50 माइनस, अब यहाँ पे क्या क्या अंक लिखे गए, तो 70 के स्थान पर 40 और 50 के स्थान पर 60, तो 40 प्लस 60 कर दो इधर, 40 प्लस 60, फिर बटे में दोस्तों कितने विद्यार्थी थे 20। तो इसको सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करोगे तो 40 प्लस 70 प्लस 50 कितने होते हैं, तो 120, और यहाँ पे 100 होते हैं, तो 120 में से 100 गए तो कितने बच गए 20। ठीक है, कितने बच गए 20, तो 20 बटे 20 प्लस इधर 50 आ जाएंगे, 50 यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं, तो 20 से गया 20 में कितनी बार गया एक बार, तो 50 प्लस 1 यानी कि 51 आ जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों 14 नंबर का प्रश्न है, राम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी 12 मिनट में तय करता है तथा शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी है। तो उसकी औसत चाल दोस्तों कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल तय की गई दूरी है वो कितनी है, तो 30 सही 12 बटे 60, यानी कि 12 मिनट 1 घंटे में बदलेंगे इसको। ठीक है, तो दोस्तों देखो काट लो, ये कट गया 2, तो इसका क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे देखो यहाँ पे 45 किलोमीटर, तो 45 इंटू यहाँ पे 8 मिनट दे रखा है, तो 8 बटे 60। ठीक है, काट लो, 15 × 3 45 और 15 × 4 60, ये कितनी बार कट गया 2 बार, तो 3 दूनी 6, तो
तो यहाँ पे भी दोस्तों 6 आ गया, 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 किलोमीटर दोस्तों अपने पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब आगे देखो 12 किलोमीटर आ गया। अब देखो औसत चाल निकालनी है अपने को, तो 12/12 + 8, 12/12 + 8 इंटू 60। ठीक है, तो 36 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 15 नंबर का प्रश्न है इसमें देखो दोस्तों, यहाँ पे राम श्याम और घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि 3 × 20 कर लो आप, तो कितने हो जाएंगे, 60। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है, तो अनुपातों का योग कितना हो गया, तो 10 हो गया। ठीक है, तो राम की आयु कितनी है, तो राम यहाँ पे कितनी अनुपात दे रखा है, तो 2 अनुपात दे रखा है, अनुपातों का योग कितना है, 10 है, इंटू टोटल औसत आयु कितनी है, तो 60। काट लो, कितनी बार कटा, 6 बार, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, देखो गणित शिक्षण को उत्तम उपलब्धि हेतु आवश्यक है कि समस्या को समझाकर हल करने के पश्चात, समस्या को समझाकर हल करने के पश्चात, तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है विद्यार्थियों से लिखित व मौखिक अभ्यास करवाया जाए, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी विभिन्न रेखागणित आकृतियों से वर्गाकार आकृतियों को पृथक कर सकेगा, उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अवबोधात्मक, तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, आय व्यय मजदूर दूध समय वस्त्र दूरी आयु कमरे खेलों के स्कोर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने में की आवश्यकता पड़ती है, तो किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो पड़ती है गणित की। नेक्स्ट है, गणित व्यक्ति को भी बनाता है, तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है दोस्तों सभ्य, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 20 नंबर का प्रश्न है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है प्रदर्शन विधि, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाए वह है, तो वह कौन सा है, तो वह है समस्या समाधान, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न में से विशेषता पाई जाती है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है, तो वो कौन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गणित विषय में अक्रमबद्धता, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है, कौन सा चरण है वो समस्या समाधान विधि का नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है, राज्य में गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है, राज्य में गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, तो यानी कि सीरट, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, साइन फॉर कोस फॉर थीटा माइनस साइन फॉर थीटा के बराबर है, तो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 26 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो साइन थीटा बराबर है तो किसके बराबर है, तो ये है दोस्तों इसमें टेन थीटा बटे रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो दोस्तों इन सभी का मान रख के आप काट लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो है 2/3, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखो सेम टू सेम ऐसा ही है, तो यहाँ पे भी दोस्तों इसका मान है वो क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा वो है 9/8। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है कि सीढ़ी का जो ऊपरी हिस्सा है वो दीवार के ठीक ऊपरी हिस्से तक पहुंचता है, यानी कि सीधा सा ये बनेगा इसमें। ठीक है, तो निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये दूरी हो गई 1.5 मीटर। ठीक है, सीढ़ी की क्षैतिज कोण
60 डिग्री का बनाती है तो दीवार से ऊंचाई है, तो यानी कि ये 60 डिग्री, ये ऊंचाई अपने को बतानी है, तो ये ऊंचाई आ जाएगी दोस्तों इसमें 3√3/2 मीटर, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सेम टू सेम ऐसा ही है, तो इसमें देखो 50 मीटर ऊंचे स्तंभ के निचले सिरे एक पहाड़ी के ऊपर सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पहाड़ी के निचले सिरे से स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो पहाड़ी की ऊंचाई है। तो यहाँ पे दोस्तों पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी, तो सीधा सा ये बनेगा दोस्तों, इसमें एक 50 मीटर, ठीक है, और एक बनेगा दोस्तों ये वाला इसमें कोण बनने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो ये बनेगा यहाँ पे 60 डिग्री का, ये बनेगा दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा h बराबर कितनी हो जाएगी, 150 मीटर, तो इसमें ऊंचाई है वो 150 मीटर आ जाएगी, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों अपन पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन है वो हल करेंगे। 30 क्वेश्चन। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है, तो मरुस्थली भवन को दोस्तों रक्षक मेखलाएं बनाकर रोका जा सकता है। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर प्रश्न, इसमें देखो भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो थार का मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, तो इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान व कौशल से लैस करना चाहिए, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, इसमें देखो NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। दोस्तों चिंतन व विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसका दोस्तों प्राथमिक और स्थान दिया गया है पर्यावरण अध्ययन को, ठीक है, उच्च प्राथमिक, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का दोस्तों मुख्य घटक है वो है मीथेन, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, तो जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग है वो दोस्तों कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो नलिनी कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयोगी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो वो है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो कक्षा 5 की NCERT का पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पनाएं के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रकरण एक वीडियो दिखाता है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखो पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, तो ये दोस्तों 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, तो शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है, बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है,
इसमें देखो कार्य किए रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानोगे, तो इसको दोस्तों मिट्टी कठोर होती है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संरक्षण प्रदान करता है, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें देखो प्रशीतक फ्योन है, तो प्रशीतक फ्योन है वो क्या है, तो डाइक्लोरोमेथेन है वो प्रशीतक फ्योन है। नेक्स्ट है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो वो है दोस्तों कौन सी, तो माउंट केटू, सॉरी कंचनजंगा, ठीक है, तो इसमें माउंट कंचनजंगा, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल लिया जाए तो जल का स्तर है वो क्या होगा, तो जल का स्तर है वो दोस्तों एक समान ही रहेगा। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, 1859 में प्रकाशित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। यह उद्भव जीव विज्ञान में एक मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता हैं वो कौन है, तो वो है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंध नहीं रखता है, तो समूह से संबंध कौन नहीं रखता है, तो वो है नीम, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 22 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, तो वो है कर्नाटक में, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल क्या है, तो सबसे प्रमुख फसल है वो है दोस्तों अनाज, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय रेल का पाकिस्तान सीमा से सटा अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो है दोस्तों अटारी, ठीक है, अटारी। नेक्स्ट है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है मावट क्या है, तो दोस्तों मावट है वो शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातीय जो वर्षा होती है उसको अपन मावट बोलते हैं, ठीक है, और ये मावट है ये गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, डी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर। आगे देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, तो वो कौन सी कहलाती है, वो दोस्तों सौभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर कहलाती है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है, तो दोस्तों इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है बैंगनी, नीला, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये है दोस्तों इसमें, ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें पश्चिमी घाट, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरणों के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।